वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 21 को पढ़ाऊंगी। पढ़ाने से पहले सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को धनक बुक से भी पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 21 एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है देश सिंगार। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये नज़्म देश की मोहब्बत में लिखी गई है और इस नज़्म के शायर हैं नज़ीर बनारसी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के बारे में समझेंगे। नज़ीर बनारसी, इनकी पैदाइश 1909 में हुई और इनका इंतकाल 1996 में हुआ। याद रखोगे कि 1909 में पैदाइश और इंतकाल 1996 में हुआ। सभी बच्चों को याद करने का मैं एक तरीका बताना चाहती हूँ जो आपके लिए हमेशा यूज़फुल रहेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब बनने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखो, आप सभी याद करने के लिए हमेशा क्या करेंगे कि जैसे कि आपको ये सन याद करना है, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसकी चलते फिरते आप रिवीजन करेंगे। जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना पुख्ता याद होगा। यानी कि देखो, स्टार्टिंग में हमारे दिमाग को रिवीजन करने में टाइम लगेगा, पक्का याद करने में टाइम लगेगा, मगर जब हमें हैबिट हो जाएगी किसी भी चीज़ को बिना देखे दिमाग में रखने की, तो हमारे दिमाग की पावर उसी हिसाब से किसी भी चीज़ को याद रखना सीख जाएगी और हम बहुत जल्दी बहुत पक्का और पुख्ता याद कर पाएंगे। तो याद करने का सिर्फ एक यही तरीका होता है, इससे आपको हैबिट बन जाएगी, आप खुद ही इसका फ़ायदा देखेंगे। ज़रूर आजमाइएगा ये तरीका कि रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप लेटे हुए हैं, फ़ोन में से स्क्रीनशॉट ले लिया और बार बार उसकी रिवीजन करने लगे, तो उसी हिसाब से आपका दिमाग भी काम करेगा और आप बिल्कुल पक्का याद कर पाएंगे। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम था नज़ीर अहमद बनारसी और कलमी नाम था नज़ीर बनारसी। कलमी नाम का मतलब क्या है? जिस नाम से ये अपने लेख लिखा करते थे, नज़में और गज़लें वगैरह लिखते थे, वो इनका कलमी नाम था, यानी कि नज़ीर बनारसी। और असली नाम था, पूरा नाम था नज़ीर अहमद बनारसी। ये बनारस में पैदा हुए थे और इनका आबाई यानी कि ख़ानदानी पेशा तिबाबत था, यानी कि हकीम थे, मेडिकल से रिलेटेड था इनका ख़ानदान। इनकी तालीम व तरबियत इनके बड़े भाई ने की थी, जिनका नाम हकीम मोहम्मद यासीन मसीह था, जिसका ज़िक्र बार बार ये करते थे। इन्होंने अपने कलाम पर यादगार ख़ानदान मसहफ़ी मुंशी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बेताब बनारसी से इस्लाह ली थी, यानी कि अपने कलाम में अपनी शेर व शायरी सीखने के लिए इन्होंने इस्लाह यानी कि सलाह किससे ली थी? मसहफ़ी मुंशी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बेताब बनारसी से। किताब ग़ज़ल, गंगो जमन, कोसर व जमजम इनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। किताबों के नाम याद रख पाओगे? किताब ग़ज़ल, गंगो जमन, कोसर व जमजम इनकी मशहूर किताबें हैं। आगे है, नज़ीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी बनारस में ही गुजारी थी। इस शहर की मुश्तरका यानी कि मिली जुली तहज़ीब और रिवायतों से इन्हें बहुत ख़ासी दिलचस्पी थी, गहरा लगाव था। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये हमेशा सरगर्म रहते थे। इनकी शायरी के अंदर कौमियत यानी कि कौम के लिए और मकामी मौज़ूआत की कार फरमाई देखने को मिलती है, यानी कि इनकी शायरी के अंदर जो शायरी की जाती थी वो कौम पर, और जो मकामी मौज़ूआत होते थे, मकामी टॉपिक होते थे, उन पर लिखा करते थे। हिंदी और उर्दू दोनों ही हलकों में इन्हें यकसा मकबूलियत हासिल थी, यानी कि हिंदी और उर्दू के अंदर दोनों में ही इन्हें ख़ासा तौर पर शोहरत हासिल थी। नज़ीर बनारसी ने आम मौज़ूआत यानी कि जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनको सीधे साधे अंदाज के अंदर उम्दगी के साथ पेश किया था, इसलिए इनके कलाम में सादगी और तासुर नुमाया तौर पर देखने को मिलता है, जिसे पढ़कर सभी आसानी से आम लोग समझ जाते हैं। अब हम इस नज़्म के अशार की तशरीह करना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो पहला बंद पढ़कर सुनाती हूँ। आओ अमवाजे बहारों की तरह बल खाएं, अमवाज यानी कि मोजे, मोजे बहारों की तरह, मोजे बहारा की तरह बल खाएं, कभी कोसर कभी गंगा की तरह लहराएं, मिल के इस तरह मोहब्बत के तराने गाएं, झूम कर मंदिर व मस्जिद भी गले मिल जाएं,
आड़ मज़हब की ना लेकर कोई बेदार करे, यानी कि मज़हब की आड़ लेकर कोई हम में अवेयरनेस पैदा ना करे, बल्कि वतन की मोहब्बत को लेकर ही हम सब आगे बढ़ें और साथ मिलजुल कर रहें। बंदगी यूँ करें हम सब की, खुदा याद करें। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि तशरीह लिखने से पहले सयाक व सबाक लिखते हैं। क्या लिखोगे कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म देश सिंगार से लिया गया है, जिसे नज़ीर बनारसी ने लिखा है। तशरीह होगी, इस बंद में शायर कहता है कि देश की बढ़ाई और उसका सिंगार इत्तेफाक व इत्तेहाद। इत्तेफाक का मतलब क्या है? साथ मिलजुल कर रहना, एकता के साथ रहना, भाईचारे और आपसी मेलजोल में है। कि देश की कामयाबी और बढ़ाई किस में बताई है शायर ने? आपसी मेलजोल के अंदर है। आओ सब मिलकर देश की आन बान और शान को बढ़ाएं। आओ सब मिलकर बहारों की मौजों की तरह बल खाएं। कभी मुक़द्दस कोसर, कभी पाक गंगा की तरह लहराएं और मिलकर मोहब्बत के तराने आपस में गाएं। कि मंदिर व मस्जिद भी दोनों आपस में झूमकर गले मिल जाएं, इस तरह आपस में मिलकर मोहब्बत के गाने गाएं। ना कोई मज़हब की दीवार आगे आड़े आए, ना कोई रंग व नस्ल के झगड़े दरमियान यानी कि बीच में आए। हम सब मिलकर इस तरह बंदगी करें कि खुदा भी हमें मुत्हिदा यानी कि एकजुट देखकर हैरान रह जाए। अगला बंद है, देश का हुस्न ज़माने को दिखाना है अभी, चांद तारों को भी हैरान बनाना है अभी। मांग चोटी से हिमालय की सजाना है अभी, शमा कैलाश के पर्वत पे चलाना है अभी। शमा वो शमा के घर घर में उजाला कर दे, सारी दुनिया का अंधेरा तहे व बाला कर दे, यानी कि ख़त्म कर दे। तो पहले लिखोगे सयाक व सबाक मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म देश सिंगार से लिया गया है, जिसे नज़ीर बनारसी ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस बंद में शायर का इरादा है कि वो दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन करे। शायर अपने वतन की खूबसूरती व दिलकशी में इजाफ़ा करके चांद तारों को भी हैरान कर देना चाहता है। हिमालय पहाड़ की बुलंदी को छूकर शायर अपनी मांग और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। कैलाश के पहाड़ पर पहुंचकर ऐसी शमा रोशन करना चाहता है जो शमा हर घर में उजाला कर सके और सारे दुनिया के अंधेरे को दूर कर सके। ऐसी शमा चलाना चाहता है जिससे कि हर किसी का फ़ायदा हो और मुल्क के अंदर कहीं पर भी अंधेरा बाकी ना बचे। अगला बंद है, एक दिन किस्मत हर अहल वफा बदलेगी, दिल बुझ जाते हैं जिससे वो हवा बदलेगी। जिससे शर्मिंदा वतन है वो अदा बदलेगी। ए नज़ीर एक ना एक रोज़ फ़िज़ा बदलेगी, सबके चेहरे पर हंसी आएगी और नूर आएगा। तो पहले लिखोगे सयाक व सबाक मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म देश सिंगार से लिया गया है, जिसे नज़ीर बनारसी ने लिखा है। तशरीह किस तरह लिखोगे एग्ज़ाम में कि इस बंद में शायर कहता है कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, एक ना एक दिन किस्मत ज़रूर बदलती है। कभी ना कभी मुल्क के वफ़ादारों की किस्मत बदलेगी। वो हवाएं जिससे हमारे दिल बुझ जाते हैं, जिससे हम मायूस और उदास और नाउम्मीद हो जाते हैं, वो हवा एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगी, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी किस्मत ज़रूर खुलती है। इन तौर तरीक़ों में ज़रूर तब्दीली आएगी, जिससे हमारे वतन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एक ना एक दिन वो फ़िज़ा ज़रूर बदलेगी और हमारी कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। वो दिन ज़रूर आएगा जब सबके चेहरे खुशी से खिल उठेंगे। वो दिन ज़रूर आएगा, यानी कि इस नज़म के अंदर शायर ने लोगों को नाउम्मीद होने से मना किया है, बताया है कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला सबका वक्त ज़रूर बदलता है। और इसके अलावा देश की मोहब्बत को इस नज़म के अंदर शायर ने बताया है। अब हैं बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 0% कमीशन पर स्टेशनरी की ख़ास और आला क्वालिटी की चीज़ें
اس کے علاوہ الگ الگ اور یونیک گفٹ آئٹمس خریدنا چاہتے ہیں جیسے کہ ٹیچرز ڈے اور فرینڈشپ ڈے کے لیے یا پھر اپنے خود کے لیے، تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ہر چیز 100% طریقے سے فلفل ہے، آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا، آپ کو ہر چیز بہت پسند آئے گی۔ تو اب ہیں سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم کے پہلے بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب میں لکھو گے کہ نظم کے پہلے بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب ہندوستانیوں کو بہاروں کی موجوں کی طرح بھل کھا کر، آب کوثر اور گنگا کی طرح لہرا کر وطن کی محبت کے گیت اس طرح گانے چاہیے کہ مندر و مسجد جھوم کر گلے مل جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ کیا کہا ہے کہ نظم کے پہلے بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب ہندوستانیوں کو بہاروں کی موجوں کی طرح پل کھا کر، اس کے علاوہ کوثر اور گنگا کی طرح لہرا کر وطن کی محبت کے گیت اس طرح گانے چاہیے کہ مندر و مسجد جھوم کر گلے مل جائیں، نہ کوئی مذہب کی آڑ ہو، نہ کوئی رنگ و نسل کے جھگڑے درمیان میں آئے، ہم سب مل کر اس طرح بندگی یعنی کہ عبادت کریں کہ وطن کی محبت کے ترانے گائیں کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں۔ اگلا سوال ہے، دوسرے بند میں شاعر نے کس عزم یعنی کہ کس وعدے کا اظہار کیا ہے؟ تو دوسرے بند میں شاعر نے دیش کا نام روشن کرنے کا عزم لیتے ہوئے کہا ہے۔ کیا عزم لیا ہے؟ دیش کا نام روشن کرنے کا عزم لیتے ہوئے کہا ہے کہ وطن کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ کر کے چاند تاروں کو حیران کرنا ہے، ہمالیہ کی بلندیوں کو چھونا ہے اور کیلاش پربت پر ایسی شمع روشن کرنی ہے جو ہر گھر میں اجالا کر کے ساری دنیا کا اندھیرا دور کر دے۔ اگلا سوال ہے، نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ جواب میں لکھو گے کہ اس بند میں شاعر کا کہنا ہے کہ ایک نہ ایک دن قسمت ضرور بدلے گی، سب دن سدا ایک جیسے نہیں رہتے، وطن کے وفاداروں کی بھی قسمت ضرور چمکے گی، جو وطن سے پیار کرتے ہیں وہ فضائیں وہ ہوائیں ضرور بدلیں گی، جس سے وطن کو شرمسار ہونا پڑتا ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب سب کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار یعنی کہ ظاہر ہوں گے۔ شاعر کو یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ اب لاسٹ میں ہے اس نظم کا خلاصہ سوال نمبر 4 میں، تو خلاصہ پڑھ کر بتا دیتی ہوں کہ آپ ایگزام میں کیسے لکھو گے۔ شاعر وطن کے لوگوں کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ مل کر ایک جان ہو کر بہاروں کی موجوں کی طرح لہرا کر وطن کی محبت کے گیت گائیں۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ شاعر وطن کے لوگوں کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ مل کر ایک جان ہو کر بہاروں کی موجوں کی طرح لہرا کر وطن کی محبت کے گیت گائیں، نہ کوئی ہندو ہو نہ مسلم، بلکہ ہر ہندوستانی کو وطن سے محبت کرنی ہے، دل کی گہرائیوں سے وطن کی محبت کے ترانے گا کر آپس میں اتفاق و اتحاد اور آپسی بھائی چارہ پیدا کر کر سب گلے مل جاؤ۔ آگے ہے، دیش کا حسن زمانے کو دکھاؤ، دیش کی شان زمانے کو دکھاؤ اور اس شان کو چاند تاروں کو بھی حیران کر دو اس شان سے، ہمالیہ پہاڑ اور کیلاش پربت پر پیار کی شمع جلا کر ہر گھر کے اندر اجالا کر دو تاکہ ساری دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے۔ شاعر یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ وطن کے وفاداروں کی قسمت ایک دن ضرور بدلے گی، وہ فضا ہوائیں ضرور بدلیں گی، جس سے وطن شرمندہ ہے، وہ دن ضرور آئے گا، بدلاؤ ضرور آئے گا، جب وطن سے ہر برائی اور غم کے اندھیرے سائے دور ہو جائیں گے، وہ دن ضرور آئے گا جب سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھیں گے۔